मैं तो पहले ही डॉक्टर साहब का फैन हूँ। तो आई होप कि ये जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं वो भी आज फैन हो गए होंगे। तो बिफोर कि मैं आपके क्वेश्चन जो चैट में हैं वो वन बाय वन करके पूछूं, एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा और एक चीज़ पूछना चाहूँगा। मेंशन ये करना चाहूँगा कि टीओडी के हवाले से हमने एक सेशन डॉक्टर साहब के साथ पहले किया था डिटेल में, टेस्ट ऑफ डिसलेक्सिया पे। उसका लिंक आप वैसे भी हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं। मैं लिंक भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। और दूसरा मैं पूछना ये चाहूँगा डॉक्टर साहब से कि हम आगे, अगर आप समराइज कर सकें कि आगे हम जो सीरीज को लेके आ रहे हैं और चलाएंगे, उसको अगर आप समराइज कर सकें कि आगे क्या क्या चीज़ आने वाली है और कैसे आएगी, उसको अगर आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे तो उसके बाद मैं क्वेश्चंस करता हूँ। ठीक है। आगे मैं चाह ये रही थी कि पेरेंट्स का अगर तो कोई स्पेसिफिक एरिया है तो हम उस पर रख लें। मैं प्रोफेशनल्स के लिए चाह रही थी कि जो हमारे जो टेस्ट हैं हम टेस्टिंग के बारे में करें, क्योंकि देखिए जो रिसोर्सेज हैं ये बड़ी कॉस्टली रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमने अपने मुल्क में इनको सब तक पहुंचाना है। और मैं ये सनाउल्लाह कोयटा से हैं। जब जब हमारे बलूचिस्तान से लोग आते हैं मुझे बहुत खुशी होती है, और स्पेशली अगर मेल साइकोलॉजिस्ट होते हैं क्योंकि वो बहुत कम है। तो मैं उनको बहुत इंकरेज करना चाहती हूँ, और मैं कहती हूँ कि आप लोग ये रिसोर्सेज लें, आप लोग ये स्किल्स सीखें, क्योंकि आपके पास जब तक प्रोफेशनल नो हाउ नहीं होगी तो आपका काम अच्छा नहीं होगा और मिस डायग्नोसिस होगी। तो हम जो अगली सीरीज पे जाएंगे तो हम उसको इस तरह प्लान करेंगे कि आपको एक एक रिसोर्स देते जाएंगे, आप उसको ज़रूर अवेल करें, और उससे आप सीखें कि हमने काम कैसे करना है। तो जो मैं पेरेंट्स को कहती हूँ, और एक हम उस पर सेशन करेंगे कि जो एक रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट क्या होती है। जब आप किसी प्रोफेशनल के पास जाए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक आपको हमेशा लेटर हेड पे वो देते हैं कि ये मसला, एज लिखते हैं, फलाना फलाना ये मसला, फाड़ के दवाई लिख के आपको रुका दे देते हैं, ठीक हो गया। तो आप जब एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, जब आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, मेरी तो 16 पेजेस की रिपोर्टें होती हैं, 14, 15, 16 एवरेज है। तो आप अगर 6 महीने एक स्पीच से थेरेपिस्ट से काम ले रहे हैं, साल ले रहे हैं, लोगों के पास कुछ नहीं होता, बेस लाइन नहीं होती। तो मैं थोड़ा सा पेरेंट्स को इस चीज़ से अवेयर करवाना चाहूंगी कि आपको प्रोफेशनल्स से क्या बात करनी है, क्या उनसे पूछना है, क्या किस तरह आपको नो मामलात कैसे लेके चलने हैं, और आपने दूसरे पेरेंट्स को कैसे गाइड करना है, एंड वाई वाई नॉट। और दूसरी बात है कि वाई डिले असेसमेंट एंड वाई नॉट डिले। तो वो वाली जो चीजें हमें वो भी समझना है, व्हेन टू रेफर, व्हेन टू टेक हेल्प, हाउ टू टेक हेल्प। एक हमें उस पे करना है, और दूसरा पे मैंने कहा ना टेक्निकल और प्रोफेशनल हमने किस तरह करना है कि अपने लोगों को, जो साइकोलॉजिस्ट हैं और जो टीचर्स हैं, हमने उनको टेक्निकल स्किल्स देनी है। ओके। नाउ मैं एक एक करके क्वेश्चंस लेता हूँ जो चैट में है, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन बच गया तो वो पूछ सकते हैं। हाला अयाज की तरफ से था, नहीं उनका क्वेश्चन नहीं था। शबाना अर्शी अजीमी की तरफ से क्वेश्चन था, इफ स्पेशल चिल्ड्रन कुड नॉट लर्न एंड राइट टिल एज 12, शुड वी लीव स्ट्रगल्स एंड मूव टू वोकेशनल ट्रेनिंग? अच्छा, एक चीज जो मैंने अभी, चूंकि नेचुरली टॉपिक के रेंज से बाहर जा रही थी, आपको एक चीज ये समझनी है। जब मैंने फाइन मोटर स्किल्स का हल्का सा कहा था, ये जो 3 उंगलियां ना, ये हम इसका यूज हम कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स। और खेलना कूदना और जो इस तरह के काम होते हैं, तो अगर आपको नजर आ रहा है, आपकी ये मिड लाइन क्रॉसिंग होती है। तो छोटे बच्चों में आपको ना ये वाली फिजिकल स्किल्स देना बहुत जरूरी है। फिर हम देखते हैं कि बकायदा उनसे लिखा जा रहा है कि नहीं, और कितनी आप करें, उनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन तो देनी है, देखिए जो स्पेशल चिल्ड्रन की जब हम बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की हम बात करें, उसमें बच्चे बार बार भूलते हैं। तो आपने उनके उसमें अंडरस्टैंड करना है कि आप आज सिखाएंगे वो कल भूलेगा, फिर आप सिखाएंगे वो फिर कल भूलेगा। तो आपने रेपिटेटिव लर्निंग उनकी जारी रखनी है, कोर चीजें उनको सिखा देनी है। यस, वोकेशनल स्किल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि एवरेज इंसान को अपनी रोजी कमानी चाहिए, तभी वो जिंदगी में आगे अपने खुद मुख्तार होता है। तो आपको वोकेशनल
ट्रेनिंग ज़रूर देनी है बच्चों को। और साथ साथ कोर स्किल्स, यानी कि उनको पता होना चाहिए हमने अपना नाम कैसे लिखना है, हमारा पता क्या है, हमारे अपनी फैमिली डिटेल्स पता होनी चाहिए, अकाउंट ऑपरेट करने आना चाहिए, अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आनी चाहिए। यानी कि 10 रुपए का नोट और 50 रुपए का नोट, ये नहीं कि सारे पैसे जाके वो बच्चा दुकान पे रख देता है और लूटा जाए। तो ये वाली जो बेसिक लाइफ स्किल्स हैं वो आपने देनी है, और फिर वोकेशनल तो फिर आपको करनी है। ओके, हम्म। नेक्स्ट, ओ सॉरी, थैंक यू मैम। नेक्स्ट इज सिदरतुल मुंतहा का है क्वेश्चन। लर्निंग डिसेबिलिटीज स्टूडेंट्स के आईक्यू नॉर्मल और अबव होते हैं, हाउ टू टीच देम। और इसके आगे एक उनका पार्ट था, हाउ टू करेक्ट देयर डिफरेंस। वो मुझे समझ नहीं आया कि क्या लिखा है, अगर वो खुद ही करेक्ट कर दें। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। वो बी एंड डी का डिफरेंस, वही वही वाली बात होती ओके, है ना, हाँ। कि वो बी इस तरफ होता है तो डी इस तरफ होता है, तो यही तो रिवर्सल्स होते हैं ना, लेटर रिवर्सल्स। तो इसके लिए देखिए, एवरेज टीचर्स, जो मैंने बार बार कहा ना, एवरेज टीचर्स नहीं कर सकते, आपको रेमीडियल थेरेपिस्ट चाहिए। मैं तो रेकमेंड करूंगी कि जो, इट इज़ अ वेरी कॉस्टली ट्रेनिंग, लेकिन आप में से जो जिसका इंटरेस्ट है रेमेडियल थेरेपी, वो इंटरनेशनल जो दो तीन हमने नाम लिए हैं, ऑर्टन गिलिंघम का अमेरिकन कोर्स है, आप ऑर्टन गिलिंघम की ट्रेनिंग ले लें। कराची में रीड्स ऑर्गेनाइजेशन है, आप उनसे वो कोर्स सीख लें, एंड देन यू कैन ट्यूटर दीज चिल्ड्रन। ये नॉर्मल तरीकों से बच्चे नहीं सिखा सकते। मतलब ये एरिया ऐसा है कि मैंने भी नहीं ना रिमीडियल किया। अगर मैं रिमीडियल करूंगी तो फिर मैं इसी फील्ड में रह जाऊंगी। आप समझिए, जैसे एक स्पीच थेरेपिस्ट है तो वो स्पीच थेरेपी की टेक्निक सीखता है, उसी तरह ये बी और डी कैसे सिखाना है। हम उनको बहुत सारे तरीके होते हैं, हम वन लेटर एट अ टाइम लेते हैं। आप उनको रेत में लिखना सिखाएंगे, आप उनको हवा में लिखना सिखाएंगे। यानी कि जब हम मल्टी सेंसोरियल की बात करते हैं, हम देखें, जब एवरेज लोग क्या है, हम बस देखते हैं ना, लिखा देखा कर लिया, कॉपी कर लिया। इनको हमने लेटर्स भी देने हैं, प्लास्टिक के लेटर्स होते हैं, इनको शेप्स फील करनी है, इनको हर हर फॉर्म में टेक्सचर से फील करना है, और बड़ा प्लान्ड रेमिडियल होना है। ये मेरी दो चार बातें बताने से नहीं हो सकता। तो ये आपको प्रोफेशनल हेल्प, प्रोफेशनल गाइडेंस लेनी पड़ती है। मैंने अपनी टॉक में एक मेजर फोकस यही रखा था कि हर कोई कहता है जी हम सिखा लेंगे, हम सिखा लेंगे। जब बच्चा आठवीं नौवीं में होता है, आप यकीन करें, दे जस्ट बैक ऑफ एंड दे से नहीं जी अब नहीं हमसे होता, आप कुछ और कर लें, विच इज सच अ वेस्ट ऑफ लाइफ। बट द थिंग इज कि हमारे यहाँ रेमिडियल थेरेपिस्ट बहुत कम है। तो आपको कोर्स ले लें, आप रेमिडियल थेरेपिस्ट बन जाए। और अबव इनका आईक्यू का ये होता है कि एवरेज आईक्यू होता है 90, और 110 तक, यानी कि 110 तक एवरेज बैंड होता है, उससे ज्यादा भी जाता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा आईक्यू होता है, हम थोड़ा सा घबराते हैं। जब मुझे पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, तो मैं थोड़ी सी हो जाती हूँ, क्योंकि हम उसमें कुछ और चीजें देखना शुरू कर देते हैं। तो जब बहुत हाई आईक्यू होता है तो हमें देखना पड़ता है कि साथ और एसोसिएटेड इशू क्या आ रहा है। तो अच्छे, तो वो उसका आप ना फिक्र करें, जो कई दफा गिफ्टेड बच्चे भी होते हैं, लेकिन डायग्नोज करना जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट शबाना अर्शी का क्वेश्चन है, क्या बॉर्डर लाइन आईक्यू को स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल में रखना चाहिए। अच्छा, अब देखिए यहाँ से कामरान साहब, यहाँ हमारे जो एक अंडरस्टैंडिंग है ना, मैं वो यहाँ करेक्ट करना चाहूंगी। मैंने एक शुरू में एक चीज की थी कि अब हम मेंटल रिटार्डेशन नहीं यूज करते वर्ड, ठीक हो गया। उसी तरह आपको पता है दुनिया में हमने स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स खत्म हो गए हैं, पाकिस्तान में चल रहे हैं। हम इंक्लूजन पे चले गए ना, हम ने जो यूनाइटेड नेशंस के चाइल्ड राइट पे सिग्नेटरी हैं, हमने कहा है हम इंक्लूजन करेंगे, हम किसी बच्चे को दाखला नहीं से स्टॉप करेंगे, उस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा नॉर्मल स्कूल से। हमने हर स्कूल में इन बच्चों के लिए मौके रखने हैं। तो बॉर्डरलाइन आईक्यू में तो इतने शदीद इश्यूज तो नहीं है, हमने उनको जरा बेहतर पढ़ाना है, जरा प्यार से पढ़ाना है, और उनकी
स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को साथ लेके चलना है, तो क्यों आप उनको डिसेबल करना चाह रही हैं? तो पहली बात याद रखें, स्पेशल स्कूल्स खत्म हो रहे हैं दुनिया में। सेकंड चीज ये है कि यस, इंक्लूजन आपका कानूनी हक है कि अगर आपको एक स्कूल आपके बच्चे को दाखला नहीं देता, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। दिस इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, हर बच्चे का राइट है। आप एनसीआरसी का कमीशन देखें, हम वॉच डॉग कमीशन है, हम पे यूनाइटेड नेशंस ने हम पे कमेटी बैठाई हुई है कि हम बच्चों के को उनका हक नहीं दे रहे। ये बड़ी सीरियस बात है। तो लिहाजा जो है, बच्चों को आप नॉर्मल स्कूलों में रखें और उधर ही फैसिलिटेट करें। मैम, मुझे एक क्वेश्चन है अभी इस बात से आया है, क्योंकि काफ़ी सारे स्कूल्स हैं वो ऑटिस्टिक बच्चों को भी एडमिशन नहीं दे रहे होते, क्योंकि हम लोगों का बच्चा, जो मेरा बेटा है, उसका ना ऐसा लेवल आया हुआ है कि वो ना स्पेशल नीड्स में आ सकता है, वहाँ पर जाएगा तो वो रिग्रेस करेगा, और ना ही वो नॉर्मल बच्चों में विद अ शेडो टीचर तो जा सकता है, विदाउट शेडो टीचर नहीं जा सकता, बिकॉज वहां पर वो अपने आप को उस तरीके से नहीं लेके चल सकता। तो हम लोगों को रेफर किया था कि आप नॉर्मल स्कूल में जाएं इसको लेके विद अ शेडो टीचर। तो बहुत बीकन और सिटी के अलावा, या फिर एक दो स्कूल्स और हैं जो जिनकी अबव 20,000 फीस है, वो तो अलाउ करते हैं। अदरवाइज कोई भी स्कूल आपको विद अ शेडो टीचर नहीं अलाउ करता। तो उसके लिए भी कोई इस तरह का लॉ वगैरह है? तो क्या क्योंकि आप थेरेपीज के साथ आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, एक नॉर्मल पेरेंट अगर थेरेपीज भी ले रहा है, उसके और बच्चे भी हैं, तो वो 20,000 स्कूलिंग के लिए नहीं अफोर्ड कर सकता। देखिए, ये सिर्फ दो स्कूलों के लिए नहीं है लागू, ये कानून ये पूरे पाकिस्तान के स्कूलों के लिए लागू है, ठीक है? बिकॉज हमने बताया ना, हमने यूनाइटेड नेशंस में जाके पाकिस्तान ने साइन किया कि हाँ, हम बच्चों के सारे हक देंगे उनको, ठीक हो गया। अब मैम, वो देखिए, शेडो टीचर के लिए भी है कि आप जो, अगर कोई बच्चा शेडो टीचर उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो उसको अलाउ करें। बिल्कुल ऐसे ही है ना। और मैं बताऊं, मेरे पास जैसे कनाडा से पेरेंट्स आते हैं, इसी तरह का एक ऑटिज्म वाला बच्चा था, बहुत शदीद, वो छठी क्लास में था। और वो, मैं उसके साथ बड़ी मुश्किल से काम किया, और फिर मदर ने बताया कि जो घर के हालात थे, मतलब इतना सीवियर स्पेक्ट्रम पे था कि वो कुछ पढ़ा है, वो हर चीज तोड़ फोड़ कर देता था। आपको पता है ना कितना मुश्किल मसला है ये। तो स्कूल में वो शैडो टीचर के साथ था। और जो पेरेंट्स अस्सलाम कहते वालेकुम थे मैडम। कि आप इसको पढ़ाएं, कहती है अगर मैं कहूंगी कि पढ़ाओ तो वो पढ़ाएंगे, और अगर मैं कहूंगी कि इसको बाकी चीजों पे फोकस करें तो वो करेंगे। तो पुल आउट्स होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में साथ बैठता है लेकिन शैडो टीचर साथ होती हैं, फिर कुछ चीजों के लिए अलग जाता है। तो वो जो थेरेपीज भी कई दफा होती हैं, या वो चीजें होती हैं, वो विद इन द सिस्टम होती हैं। और हमारे यहाँ एक लीगल सिस्टम नहीं है ना, हमारे पास लीगल, अभी वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट होपफुली, कि हमारे पास लेजिस्लेशन हो जो कहे कि स्कूलों के अंदर इनको असेस किया जाए, स्कूलों के अंदर इनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, तभी वो आपका थेरेपीज का बर्डन खत्म होगा। तो आप अपने जिस भी इलाके से हैं, आपके एमएनए, आपके एमपीए, आपका लॉ होना चाहिए जिस पे आप कहें कि आपका मैम, स्पेशल नीड्स मैं का लॉ। रावलपिंडी में हूँ, तो अगर आपको ऐसा कोई लॉ या कोई इस तरह की चीज पता है ताकि मैं उसको आगे परस्यू कर सकूं। पंजाब में मैंने अभी, मैं हाँ तकरीबन जी, तकरीबन 10 स्कूल्स में मैम मैं गई हूँ, और उन्होंने मुझे इतना डीमोटिवेटेड तरीके से डील किया, हालांकि मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बच्चों से बेहतर है। सारे बच्चे अच्छे होते हैं, अल्लाह ताला उन सब बच्चों के लिए आसानी फरमाए, लेकिन वो इंटेलेक्चुअली लिखने में, राइटिंग में बहुत अच्छा है। सिर्फ उसका ये प्रॉब्लम है कि वो उठ जाता है, बैठता नहीं है, उसको दोबारा आपको अटेंशन दिलवानी होती है, तो उसके लिए वो शेडो टीचर जरूरी है। तो उन्होंने बहुत बुरा रिस्पॉन्स दिया है। हाँ, नहीं, तो अगर शैडो आपको कोई लॉ टीचर पता है। लॉ है ना, लॉ तो है ना, दे कांट, नो स्कूल कैन रिफ्यूज एडमिशन, आपका अस्सलाम कॉन्स्टिट्यूशन वालेकुम कहता मैडम। है। मैडम, मैं नवीद बात कर रहा हूँ। मेरी एक्चुअली गवर्नमेंट की जॉब है। मैडम आयजा, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम, आप वही वाले नवीद हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या हाल वेरी है, नाइस टू कैसे हैं? हियर फ्रॉम यू। आपका एक्सपीरियंस जितना थैंक यू, ऑटिज्म थैंक पे है, यू। और किसका हो सकता है? तो पहली बात तो ये है, जो ये क्वेश्चन आया ना अभी अभी, तो बिल्कुल हम रिफ्यूज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट पॉलिसी ये है कि बच्चे को रिफ्यूज नहीं किया जा सकता। केस हो जाता है हमारे ऊपर।
और कोई भी वो कौन हो सकता है जो पिंडी में बच्चों को यानी कि वो डिनाई कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि मैडम जो अभी बात कर रही थी ना कि पेरेंट्स आते हैं और स्पेशल बच्चों को, मैडम मैंने ना गवर्नमेंट में आके देखा है कि लोगों को ना स्पेशल लेबल लगाने का बहुत शौक है। मतलब हम्म उनके लिए ना वीजा पॉलिसी इजी हो जाती है। पहले मेरी जॉब थी मंडी बहाउद्दीन, तो उनका ना यानी कि है कि बाहर के मुल्क एब्रोड जाना ना ज्यादा रुझान है। तो उधर हम्म जो नॉर्मल बच्चे थे ना, तो वो भी कहते थे कि हमारा ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ना बनवा दो, आप साइन कर दो कि बच्चा स्पेशल है। तो इनके लिए ये इजी लगता है कि स्पेशल का टैग लगवाना ना बड़े शौक से लोग लगवाते हैं। हालांकि अल्लाह माफ करे, ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ पेरेंट्स भी ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हमारे बच्चे को ना स्पेशल लेवल कर दिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आपको देखिए ना, जवेरिया उन्होंने बताया ना नवीद ने कि आप लॉज हैं। दूसरी बात ये कि आई वुड रेकमेंड कि आप थोड़ा सा फ्रेंडली स्कूल देखें, छोटा स्कूल देखें, कम लोग हों, कम हो। और आपको इतनी ज़्यादा कॉस्ट पे शैडो टीचर लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ घंटों के लिए रख लें। एंड यंग प्रोफेशनल्स, यंग स्टूडेंट्स कैन हेल्प। आपको कोई बहुत सीनियर टीचर रखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको थोड़ा सा अपने देख के मैनेज करना है। थेरेपीज इसलिए ज़रूरी होती हैं कि बच्चा उन चीज़ों पे रिग्रेस ना करे, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तीसरी चीज़ मैं कहती हूँ, जब आप लोग पेरेंट्स इतना करें, और पाकिस्तान में आप लोग ही तो वैक्यूम फिल कर रहे हैं ना, मैं तो अपने शौक और अपने पैशन की वजह से स्पेशल नीड्स में आई हूँ। पेरेंट्स को भी पढ़ना है, आपको भी ऑटिज्म के बारे में, आपके पास जवाहर हैं इस्लामाबाद में, पिंडी में, बिल्कुल। आप उनसे ये आईबीए का कोर्स कीजिए, आप सीखिए कैसे करना है। फिर आप जब घर में वही रखती हैं ना, जब उसी तरह मैनेज करती हैं, आप करेंगी, आपके हस्बैंड करेंगे, आपके बाकी बच्चे करेंगे, तो वो आपको फिर मजीद थेरेपीज की ऐसा जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, स्पीच थेरेपी आप नहीं छोड़ सकते, बट वो जो बिहेवियर से रिलेटेड है कि उसको कैसे आपने मैनेज करना है, you must learn how to do that. You cannot outsource that. Next, please. अगर ओके। अगर मैं ऑनलाइन अवेलेबल हूँ, अगर ये मेरे से सेशन वगैरह के लिए मैं ऑनलाइन अवेलेबल, हम क्योंकि मैं पहले तो मैडम के साथ पिंडी होता था, अब मैं उधर नहीं हूँ, तो इस के लिए मैं ऑनलाइन अवेलेबल हूँ। नहीं नहीं, ये हुमायूं हुमायूं साहब, ये जो नवीद हैं, ये हम्म। हमारे साथ थे, आर्मी स्पेशल एजुकेशन स्कूल में थे, एंड इज अ डेडिकेटेड प्रोफेशनल। तो ओके। अगर आप अलाउ करें तो ये अपनी डिटेल्स इधर शेयर करवा लें इनसे, ताकि क्योंकि ऑटिज्म में इनका काम बहुत था, और प्रोफेशनल्स लाइक हिम, मैं तो बड़ा उनका रिगार्ड करती हूँ, क्योंकि हम इतनी ख्वातीन हैं इस फील्ड में, तो हमें मेल्स की और एक्सपर्ट्स की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। और अगर इफ यू नहीं अलाउ तो नहीं, इट्स ओके। नवीद साहब आप बिल्कुल शेयर कर दीजिए। फिर जवेरिया आपसे रब्ता भी कर सकती हैं, और मजीद अगर उन्हें गाइडेंस लेनी है तो वो ले सकती हैं आपसे डायरेक्टली। ओके। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिद्दरतुल मुंतहा का, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉर्डर लाइन आईक्यू एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? बस वही, हम नंबरों की गेम है ना। ओके। 70 से नीचे आ गए तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, 70 to 80 का जो रेंज है ना, दैट इज बॉर्डर लाइन आईक्यू। और हम्म। इसको, ये चूंकि हमारी जितनी भी दुनिया की डायग्नोस्टिक, या देखें, लेबल क्यों देते हैं हम डायग्नोसिस क्यों देते हैं? पाकिस्तान में तो लेजिस्लेशन नहीं है ना, लेकिन आप कनाडा देखें, यूएसए देखें, यूके देखें, कोई भी मुल्क उठा लें, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अच्छी वाली जिनको हम कहते हैं, ठीक है, इन्होंने लेजिस्लेशन रखी हुई है। तो इन्होंने कहा है कि एक बच्चे को जब ये मसला होगा तो उसको ये सहूलतें मिलेंगी, जो भी नवीद साहब भी कह रहे थे कि वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेते हैं, वो पैसे भी देते हैं, वो स्कूल में 100% हर चीज देते हैं। मेरे पास इंग्लैंड से आते हैं ना लोग, और पाकिस्तान वापस आते हैं, स्पेशल नीड्स वाले बच्चे, मैं कहती हूँ आप क्यों आए वापस? जब आपको सपोर्ट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो आप क्यों आए वापस? यहाँ पे आपको खुद सब कुछ करना पड़ेगा। तो जिस फिजिकल या इंटेलेक्चुअल या लर्निंग, उसके साथ आपको हुकूमत सपोर्ट देती है, हर लिहाज से सपोर्ट देती है आपको। 18 साल की उम्र के बाद जॉब्स भी देती है। नॉर्वे 18 साल की उम्र के बाद जैसा भी इंसान होता है ना, वो अलग कर देती है घर से, उनको घर देती है, उनको नौकरी देती है, उनका मेडिकल उठाती है, वेलफेयर स्टेट है ना, हर चीज उठा लेती है,
ठीक हो गया। तो दैट इज व्हाई यू नीड अ डायग्नोसिस, you need that diagnosis first of all is for appropriate services, it is for appropriate intervention। कि करना क्या है, बुखार है तो आप बस पैनाडोल लिए जाए, या बुखार है तो फिर आप देख लेना कि डेंगू है, कोविड है, मलेरिया है, टाइफाइड है, फिर ही आप इलाज कर सकेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी है। तो जो बॉर्डर लाइन आईक्यू है उसको एज सच हमने ना वी कैटेगरी जो मैं कहती हूँ ना, वो कैटेगरी है जिसपे कोई सपोर्ट नहीं मिलता। तो जो लो एवरेज का तो मसला नहीं होता ना, वो तो चल रहे होते हैं। जो 80 to 90 है वो बच्चे स्कूल में चल रहे होते हैं, फिर सपोर्ट्स मिल जाते हैं, हो जाता है, फिर लर्निंग डिसेबिलिटी में जाना शुरू हो जाते हैं ना। अगर बॉर्डर लाइन आईक्यू पे लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं डायग्नोज हो रही तो फिर उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता ना। तो कई दफा हम कहते हैं ठीक है, बस आप उन्हीं चीजों पे मेहनत करें जो उसकी डिफिकल्टीज हैं, उनको रिड्रेस करें। Right. Next is, can this whisk or any other test be done at later stage of life, for example, 30 or 40 years of age? बिल्कुल होता है। फिर वो वेज है, वेक्सलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल्स। अब तो उसके वेक्सलर वेज 5 आ गया, क्योंकि देखिए ये लोग अपने काम को रिवाइज करते रहते हैं। तो विस्क 4 है और विस्क 5 है, यानी कि जब हम विस्क कहते हैं ना, सी मींस वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन है, तो अभी वो 5th आ गई है। 4 और 5th हम दोनों अभी यूज कर रहे हैं। और जो वेज है वेक्सलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल जो है वो है अडल्ट के लिए। 16 साल 11 महीने के बाद हम वेज यूज करते हैं, विस्क नहीं यूज कर सकते। यानी कि उस वक्त तक जो 16 साल 11 महीने तक के जो लोग हैं हम उन पे विस्क करेंगे। जैसे ही वो 11वां महीना पूरा होता है तो वो चले जाते हैं अडल्ट में। तो मेरे पास आते हैं जैसे अब देखिए ना, जिन कई दफा होता है आपका लीगल केस होता है, या आपका गार्डियनशिप का केस होता है, या आपका जैसे सऊदी अरेबिया में आपको कुछ कंट्रीज हैं जो आईक्यू के बड़े वो फिगर डिमांड करते हैं, अडल्ट्स के साथ करते हैं, तो वहां पे हम वेज यूज करते हैं। अभी जैसे केसेस होते हैं, जैसे आपकी इमिग्रेशन केस है जिसमें अडल्ट्स हैं और उनको कोई लर्निंग इशू है, लर्निंग डिसेबिलिटी वगैरह, तो हम वेज यूज करके वो साबित करेंगे। हम उन पे अगर कोई टेस्ट इंग्लिश का लगा देंगे, जिसने इंग्लिश ना पढ़ी हो तो वो तो सारा ही खराब आना है ना। तो हम उन पे फिर आईक्यू टेस्ट लगाते हैं, फिर और 2-4 और चीजें लगाते हैं। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? Okay. Next question is के एक मिनट, 20 सेकेंड्स में कितने वर्ड्स लिखे जा सकते हैं, रेंज? ये आपने कुछ जिक्र किया था उस वक्त। अब देखिए मेरे से सारे राज जो है ना वो कहते हैं ना, प्रोफेशनल राज भी लेना चाह रहे हैं। अच्छा, वो जो मैंने आपको बताया ना टेस्ट ऑफ हैंड राइटिंग स्किल्स है, अम, अम, ये टेस्ट बस ऐसे नहीं होते कि आपको मैंने बता दिया इतने सेकंड इतने सेकंड। हम करते हैं अपनी मैं फोन पे लगाती हूँ टाइमर 20 सेकंड का, और मैं बच्चे को कहती हूँ कैपिटल लेटर्स में लिखो ABC, राइट एज फास्ट एज यू कैन, और जब मैं कहूंगी तो रुकना है और आपने सर्कल लगाना है और फिर आपने आगे चलना है, दायरा लगाना उस लेटर को। ठीक हो गया। तो जब लिख रहा होता है बच्चा, तो जब वो 20 सेकंड पूरे होते हैं तो मैं कहती हूँ वेट, फिर उस लेटर पे हम दायरा लगवाते हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा चलो अब बाकी कंप्लीट करो। इसी तरह कैपिटल करते हैं और हम लोअर केस करते हैं। कई दफा बच्चा तो पूरे ABC लिख भी जाता है, फिर मुझे देख रहा होता है और 20 सेकंड नहीं होता। ठीक हो गया। कई दफा होता है अभी P पे पहुंचे, Q पे पहुंचे। आमतौर पे बच्चे PQR तक पहुंच, R तो बहुत दूर की बात है, P तक पहुंचते हैं, H तक पहुंचते हैं। हमने वो 6-7 लेटर्स हो गए ना, ABCDEFGH, यानी कि वो 8 लेटर्स लिखें। इसी तरह हम कैपिटल का लेते हैं, लोअर का लेते हैं, तो यानी कि 8 और 8 हो गए 16। अगर आप मैं लिखते हैं, अच्छा मैंने अपने पे भी टेस्ट किया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये वाकई में 20 सेकंड में इंसान ABC लिख सकता है। तो मैंने ट्राई किया, मैंने 18 सेकंड में पूरी ABC लिख दी ना, ABCDFGHIJ। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो उस 20 सेकंड में उसने 10 लिखे, 12 लिखे, 15 लिखे। अब यहां बात आती ना स्टैंडर्डाइज की, आपके 12 आपने 12 लिख दिए, उसका क्या मतलब है? ये रॉ स्कोर होता है, इसकी किसी को उसको समझ नहीं। मैंने जैसे कहा ना, किसी ने कहा कि जी वो स्लो लिखता है, वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इट इज मीनिंगलेस। अब हम उसको मैनुअल में, एक इतनी मोटी टेस्ट है वो,
उस पे उन्होंने पूरी अमेरिका से उन्होंने, क्योंकि डेवलपमेंटल रेंजेस होते हैं ना, उन्होंने नॉर्म्स लिए हुए हैं कि 10 साल की उम्र तक बच्चे इस तरह इतना लिखेंगे तो हम ये इसको इस कैटेगरी में डालेंगे, हम परसेंटाइल होता है। तो उस पे उन्होंने टेस्ट वॉच टेस्ट फर्दर फलाना करके या एक एवरेज का रेंज डाला हुआ है। हम उस परसेंटाइल के मुताबिक उसको देखते हैं। तो अगर एक बच्चा 20 सेकंड में 15 लेटर लिख रहा है, वो बेमानी है जब तक आप उसके नॉर्म्स और परसेंटाइल नहीं देखते, स्टैंडर्ड स्कोर में नहीं कन्वर्ट करते। Okay. Next is how genetic conditions, parental issues, and prenatal complications can cause ID. सॉरी, मैं उधर पढ़ना शुरू हो गई थी, जरा रिपीट देखिए, ये देखिए ना, मैंने प्रोसेस नहीं की, इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रैक्ट होती ओके। दोबारा। सनाउल्लाह साहब का क्वेश्चन है कि हाउ जेनेटिक कंडीशंस, पेरेंटल इश्यूज एंड प्री नेटल कॉम्प्लिकेशंस कैन कॉज आईडी। ये तो आपने इतना सुनावला, आपने तो कोई जो है ना बच्चे को बिल्कुल ही मॉडरेट टू सिवियर कर दिया आईडी, जब इतनी सारी चीजें हो जाएंगी तो। ठीक है, देखिए जेनेटिक कंडीशंस तो ये हैं कि नस्ल दर नस्ल चीजें चली आ रही हैं। अगर एक फैमिली में इंटर मैरिजेस हैं, ये नहीं कि 3-4 नस्ल पीछे भी शादियां होती जा रही है ना, दादा है खाला, और मतलब इस तरह करके सारे आप करते जा रहे हैं, तो वो जेनेटिक इशू हो गया ना, तो आईक्यू ओवरऑल लोअर होता जाता है। और फिर उसके साथ जो मौरूसी बीमारियां होती हैं ना, मौरूसी बीमारी क्या है कि अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल तो उसका वो जो ब्लड हेमोफीलिया है ना, हेमोफीलिया का आपको हेमोफीलिया में सही ले रही हूँ ना कामरान साहब? ये वो तो है तो ठीक। वो जो ब्लड वाला इश्यू है ना, वो तो उस पे कितना कहते हैं कि अगर दोनों पेरेंट्स को होगा तो बच्चे को होगा, और अगर मदर को होगा तो मदर, औरतें कैरियर होती हैं और मेल्स को हो जाता है। तो इसलिए ये जेनेटिक चीजें तो बहुत ज्यादा आ जाती है ना, दे आर वेरी प्रेवलेंट। जब भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हम जिस किताब में पढ़ते हैं, जहां भी पढ़ते हैं, तो हम पहली चीजें कहते हैं जी जेनेटिक कॉजेज होती हैं, हम कहते हैं डाइट, कहते हैं दवाइयाँ, कहते हैं जैसे ड्रग एडिक्शन है, किसी किस्म की भी स्मोकिंग है, किसी और किस्म की भी एडिक्शंस होती हैं। पूरी दुनिया में एडिक्शंस होती हैं और हमें इसको बड़ा ऑनेस्टली करना है। अगर एक मदर खुदा ना खास्ता ट्रैंकुलाइजर्स पे है, एक खातून, तो एडिक्शन हो गई ना। अच्छा, पेरीनेटल कॉम्प्लिकेशंस, पेरेंटल इश्यूज में क्या, अगर लड़ाई झगड़े हैं तो वायलेंस है, डिप्रीवेशन है, तो ना सिर्फ लर्निंग इश्यूज होंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, मेल ट्रीटमेंट है वो हो सकती है, लेबर के दौरान गड़बड़ कर दें, अगर बच्चे को ऑक्सीजन 3 मिनट से ज्यादा डिलीवरी के दौरान नहीं मिलता, एबनॉर्मेलिटी हो जाती है। हम सवाल पूछते हैं कि बच्चा जब पैदा हुआ था क्या रंग ठीक था, क्या रोया था फौरन, या चेहरा कहीं नीला तो नहीं था? अच्छा, कई दफा ये जो हॉस्पिटल से जो आते हैं डिलीवरी पे के जो नोट्स होते हैं, उस पर उन्होंने लिखा होता है बेबी ब्लू बेबी, यानी कि उसका ऑक्सीजन नहीं आया ना। तो ये चीजें ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कॉज करती हैं। अच्छा, फिर टॉक्सिन्स होते हैं आपके इन्वायरमेंट में, आपके केमिकल्स हैं, आपके ये पेस्टिसाइड्स हैं, आपके अद्वियात हैं, आपकी ज़मीन में, आपकी सब्जी में, आपके गोश्त में, आपके माहौल में। तो ये कॉज, ब्रेन की ग्रोथ नहीं होती। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है कि कहीं ना कहीं ब्रेन की ग्रोथ नहीं हुई ना। ओके। नेक्स्ट सैमसंग की तरफ से क्वेश्चन है हाउ एज प्रोफेशनल वी कैन गेट लेटेस्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड फ्रॉम वेयर वी कैन गेट ट्रेनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग दीज टेस्ट्स। देखिए, टेस्ट का तो ये तरीका होता है ना कि ये तो आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपने जो टेस्ट लेना है, साइकोलॉजिकल टेस्ट करें, आप उनका नाम डालें, या 2-3 साइट्स हैं दुनिया में, एक स्लॉसन है, एक पियर्सन है, एक WPS, चीज़ें आपको जो भी टेस्ट होता है, एक तो उसके ऊपर उन्होंने ना लिखा भी होता है पब्लिशर का नाम। फर्ज करें मैंने एक टेस्ट बनाया, अब मैंने तो नहीं उसको मार्केट करना है, तो मैंने एक पब्लिशिंग कंपनी है, मैंने उनको सारे राइट दे दिए, वो उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसकी सारी मैनेज करते हैं, कॉपीराइट मेरा है, यानी कि कुछ मुझे मिलेगा उससे, लेकिन वो पूरी दुनिया में वो काम वो ले लेते हैं। और जैसे टेस्ट ऑफ डिसलेक्सिया है, ये WPS, ये वेबसाइट्स पे आपको जाके मिलते हैं।
जो मेरा तरीका कार है वो ये है कि आप या तो ऑनलाइन, मतलब यहाँ से बैठे बैठे आप पे करते हैं तो आप डॉलर्स में पाकिस्तान डायरेक्ट आ जाते हैं। आप किसी से मंगवा लें, मगर वो डॉलर्स हैं, डॉलर्स के बाद टैक्स है, टैक्स के बाद डिलीवरी है। तो अगर एक चीज $500 की है, उस पर ऊपर आप कम से कम $200 ऐड कर दें जब तक वो आपके पास पहुंचते हैं। 200 से 250 कर दें उसके ऊपर, ठीक है। वो आप अभी किसी भी साइट पे जाके चेक करेंगे, ये आपको पता चले। सो दीज आर द ओरिजिनल टेस्ट। अब कुछ टेस्ट हमको यूनिवर्सिटीज ने दिए हैं, कुछ टेस्ट हम प्रोफेशनल्स के पास हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर। मैं तो शेयरिंग भी कर रही हूँ, मैं ट्रेनिंग्स भी कर रही हूँ, तो मैं इंशाल्लाह मैं कुछ शेयर भी करूंगी, मैं ट्रेनिंग भी दूंगी। बाकी आप जहां मर्जी से ले लें, पूरी दुनिया में आप जहां मर्जी से अवेल कर लें। Okay, next is there any way we can assist as a volunteer to support? अच्छा, ये तो नेक्स्ट में पूछता हूँ। सीपी चाइल्ड की राइटिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? सीपी चाइल्ड की, अच्छा, पहले तो आप समझे ना कि सीपी चाइल्ड होता क्या है। इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। उसमें सारी मसल्स वीक होती हैं। मैं यहाँ पे ना कामरान साहब थोड़ा सा एक ये बताना चाहूंगी, चूंकि ये लर्निंग इश्यूज के साथ है ना, लर्निंग इश्यूज का सबसे इम्पोर्टेंट आपकी ना ये मोटर स्किल्स होती हैं, आपकी फाइन मोटर डेवलपमेंट होती है। हम मोटर डेवलपमेंट पे या फाइन मोटर स्किल्स पे ना नहीं एम्फोसाइज करते। जब तक एक बच्चे को हर लिहाज से आप स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, उसको आप खेलने भी देंगे, वो भागेगा, दौड़ेगा, छलांगे मारेगा, वो मेंटली ग्रो नहीं करेगा जब तक आप उसको फिजिकली नहीं मूव करवाते। जिन हम्म। बच्चों को कई दफा बड़ा शौक होता है जंप करना, इट इज वेरी गुड, बच्चों के लिए जंपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब ये सारी चीजें होती हैं, तो अब मैं 3 घंटे से या 2 घंटे से अगर एक बैठ के, या आप लोग बैठ के एक बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्लासरूम में बैठते हैं, क्यों हम कर सकते हैं? क्योंकि एक फिजिकल स्टैमिना होता है, फोकस करना, अटेंशन करना, ये डेवलप किया जाता है थ्रू फिजिकल ग्रोथ। आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है, आपका स्केलेटल सिस्टम स्ट्रांग होता है, कि आप जो है आपकी बॉडी का पोस्चर में, हम फुट को भी देखते हैं कि क्या बच्चा पैर ऐसे करके चलता है, बच्चा ऐसे चलता है, हम हिप डिस्प्लेसिया देखते हैं। हम ये सारी फिजिकल चीजों को कनेक्ट करते हैं टू द बॉडी, एंड विद विद अ गुड बॉडी, विद अ माइंड। तो जब उसके साथ क्या कहते हैं, जब स्ट्रेंथ आती है एक्टिविटीज के साथ, तो तभी हाथ में और पेंसिल में स्किल आती है। अगर आप घर में बच्चे को सिर्फ मोबाइल दे रहे हैं, कि बच्चा बस मोबाइल पे बैठा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, मुंह में नवाले डाल रहे हैं, चलो खाना तो खा लेंगे, नवाला भी आप बना रहे हैं, कपड़े आप बना रहे हैं, स्कूल बैग उसका खोल के सेट करें, अगर इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग फॉर योर चिल्ड्रन, मुझे बताएं उस बच्चे ने क्या करना है? ना उसने हाथ यूज करने हैं, ना उसने चलना फिरना है, उसको तो सब कुछ मिल रहा है ना। तो इसी किस्म का अडल्ट भी बनेगा। हम्म। तो आपको ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज देनी है बच्चों को, आपको ज्यादा से ज्यादा उनसे काम करवाना है। तो सीपी चाइल्ड के साथ भी आपको फिजिकल एक्टिविटीज बहुत करवानी है। दाल चुननी है, निचोड़ना है, ये ओटी की उसमें आता है। जब तक आप फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं कराते हैं, जब तक उनको आप एक्टिव नहीं करते, स्ट्रेंथन नहीं करते, तो ये थोड़ा थोड़ा, और वो भी कितने हद तक होगा, डिपेंडिंग ऑन देयर डायग्नोसिस। Next is, अच्छा, can children with intellectual disabilities achieve financial independence and excel in their future careers? इसका कुछ जवाब आप पहले भी शायद दे चुकी। हाँ, कर सकते हैं। आप बस हिम्मत दें, आप उनको हिम्मत दें, आप सोसाइटी में एक्सेप्ट करें। सिर्फ चिप्स फ्रेंच फ्राइज का ठेला ना दें उनको, हम्म। एक्सेप्ट देम। आप एक्सेप्ट करें उनको, अपॉर्चुनिटीज दें। ओके, वन क्वेश्चन इनका था कि प्लीज एक्सप्लेन कि अगर आपके पार्टनर की मदर से आप रिलेटिव हों तो क्या फिर भी इशू आता है नेक्स्ट जनरेशन में, या ये सिर्फ फादर से ही लिंक्ड है? मींस आपके पार्टनर के फादर और आप रिलेटिव हैं तो ही इशू आएगा क्या? काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया मेरे लिए तो। नहीं नहीं मतलब आपके ससुर आपके रिश्तेदार हैं, तो क्या आपका बायोलॉजिकल लिंक नहीं है? ये हम्म। कहने का मतलब है ना, आपकी सास आपकी कोई रिश्तेदार है, तो क्या उनका असर नहीं आएगा? मतलब मुझे हंसी आती है, मुझे एक बहुत पढ़े लिखे उस्ताद ने कहा, ऑटिज्म था उनकी बच्ची को, कहते हैं मैं तो दूर से ढूंढ के खानदान से इसकी शादी की है ताकि मेरी रिश्तेदार ना हो ये। हम्म।
आप जेनेटिक्स को नहीं समझ रहे ना। आपका रिश्तेदार तो है, खून का रिश्ता तो है। तो आप जो मर्जी, क्या मतलब सिर्फ बहन भाई आपका खून का रिश्ता होते हैं? हम्म। आपके खाला वगैरह सिर्फ ये रिश्तेदार होते हैं? आपकी अगर कोई भी आपका रिलेटिव है, एक जनरेशन दो, जिस तरह भी, यू आर रिलेटेड। बात आ जाती है डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन की। मतलब मैंने आपको बताया ना कि ये जो थैलेसीमिया, सॉरी मैं हेमोफिलिया कह रही थी, थैलेसीमिया जो होता है ना, कि अगर दोनों में थैलेसीमिया का मेजर है या माइनर है, उसी तरह अगर दोनों पेरेंट्स डायबिटिक हैं तो औलाद डायबिटिक होगी। हम्म। 90% चांसेस है औलाद के डायबिटिक होने का। अगर किसी के एक मियाँ बीवी के किसी एक में डायबिटीज है, चांसेस उसी हिसाब से कम हो जाएंगे। मैं आपको सिंपल एक बड़ी पुरानी फाइंडिंग बताऊं कि कजन मैरिज में, फर्स्ट कजन मैरिज में, आगे पीछे और कोई शादी ना, फर्स्ट कजन मैरिज में 1 in 32 चांसेस हैं कि आपका बच्चा डिसेबिलिटी के साथ होगा। 1 in 32, यानी कि ये नहीं है कि आपके 32 बच्चे होंगे तो फिर एक बच्चा होगा डिसेबल्ड। एवरी टाइम यू हैव अ प्रेगनेंसी, एवरी टाइम यू हैव अ चाइल्ड, उसके चांसेस 1 in 32 है ऑफ हैविंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इतनी हम्म। शदीद चीज है ये। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है, हाउ कैन वी इफेक्टिवली एड्रेस पेरेंट्स मेजोरिटी कंसर्न दैट व्हाट विल हैपन टू माय चिल्ड्रन इन फ्यूचर वंस वी आर नो लॉन्गर हियर? हम लोग हैं ना, हम सोसाइटी में जब तक एक देखें, 2-3 लेवल पे हम इसको लेके चलते हैं ना। पहली चीज जो मैं बार बार कहती हूँ कि हमारी सोसाइटी में आपका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी है। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि कानून साजी होनी चाहिए। कानून साजी यानी कि ऐसे होनी चाहिए कि जो राइट्स हैं स्पेशल नीड्स वालों के, वो प्रोटेक्ट किए जाएं। मैंने आपको नॉर्वे का मॉडल दिया ना, तो स्टेट संभाल लेती है। आपके पास यानी कि उसको मेडिकल के लिए, आपको एजुकेशन के लिए, हाउसिंग के लिए, ये चीजें होनी चाहिए। ये तो आपकी हुकूमत का काम है। पहली बात ये ठीक हो गया। सेकंड काम क्या है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपने और आपके मियाँ ने, मतलब बीवी ने, हस्बैंड एंड वाइफ, आप दोनों को सेम पेज पे होना चाहिए। यानी कि दोनों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बच्चे को दोनों की जरूरत है और दोनों ने मेहनत करनी है। ये नहीं कि अगर बच्चे को उसको कोई इश्यू हो रहा है तो सिर्फ माँ देखेगी, ये नहीं कि सारी फैमिली जा रही है सैर सपाटा करने, शादियां अटेंड करने, खानदानों से मिलने, ईदें मिलने, माँ उस बच्चे को लेके बैठी हुई है। दैट्स नॉट हाउ इट इज। इट हैज टू बी अ फैमिली इन्वॉल्वमेंट। कहीं गए हैं, अगर ऑटिज्म है या जो भी है इश्यू है, तो मेल्ट डाउन होते हैं। फादर को भी संभालना आना चाहिए, बच्चों को भी संभालना आना, जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं। ये आपका सोशल नेटवर्क है। फिर इसके साथ आपकी आ जाती है मदर्स की साइड, फादर की साइड। आपके चचा, आपके ताया, आपकी फुप्पो, आपकी खाला, आपके मामू, क्या आपकी फैमिली सपोर्ट करती है कि नहीं करती? ये आपके सेफ गार्ड्स होते हैं कि एक टाइम पे खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो, क्योंकि हमारी इस तरह की सोसाइटी ना, हम लोग एक दूसरे के लिए आ जाते हैं, अच्छा या बुरा हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन उनको सिखाना बहुत जरूरी है। आप खुद सीख के बैठ जाएंगे तो बस आप नहीं करना। मतलब फर्ज करें ना, जैसे खाना पकाना है, अगर घर में एक फर्द को खाना पकाना है तो बस वही पकाएगा, और किसी को आता ही नहीं है तो सारे बैठे रहेंगे कि भी खाना कौन खिलाएगा। इसी तरह आपको जो बच्चों के अपनी नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको किस तरह संभालना है, करना है, तो वो आपके बाकी बच्चों ने भी उनमें कंपैशन होना चाहिए। मैं ये देख रही हूँ कई दफा होता क्या है कि बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, वो स्पेशल सिबलिंग को नहीं देखते, मगर उनको अपने साथ लेके चलना है, अपने उनको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है, तो ये चीज होगी। बाकी फिर मैंने कहा ना, एक आपका गवर्नमेंट का सिस्टम है, एक आपका फैमिली का सिस्टम है। बाकी फिर देखिए वो अल्लाह ताला की जात है, हमसे तो कहीं ज्यादा वो ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल है। तो अल्लाह में तो हमको भरोसा कर रखना है, अपना ईमान रखना है, भरोसा रखना है कि एंड में तो बाकी सब मसले तो वही संभालेंगे ना। और बाकी हमने जो दुनिया में करना है वो उनके लिए पूरा करके जाना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है यहाँ पे हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। क्वेश्चंस भी काफ़ी एड्रेस हो गए हैं और आई थिंक काफ़ी मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशनल था। आई होप के लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल और इंफॉर्मेशनल था ये सेशन। और इंशाल्लाह विल कीप यू पोस्टेड के हम
जो भी नेक्स्ट चीज़ लेके आएंगे, सेशन लेके आएंगे, उसकी इंफॉर्मेशन इन लोगों तक भी पहुंचा दें। और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आयजा वंस अगेन। आपको हम बार बार तंग करते रहते हैं एनी टाइम। और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। तो आई होप के आप उसको हमें साथ पूरा पूरा ताउन करेंगी। मैं बिल्कुल हूँ। मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा ना अवेयरनेस पे लगाया है, और जितनी इंसान की नॉलेज होती है वो शेयर करने से बढ़ती है। राइट, राइट। और इसी के साथ जी आप सबका भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने ज्वाइन इन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, नंबर आपके पास है। और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको इन लूप रखते रहें जो भी हम नई चीज़ लेके आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, डॉक्टर साहबा स्पेशली आपका। एंड सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह और हाफ़िज़। मैं थोड़ा सा पार्टिसिपेंट्स को थैंक कर दूं, इतने अच्छे इनके इतने लविंग कमेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। बड़े अमेजिंग पार्टिसिपेंट्स थे, और बड़े अच्छे और बड़े रेलेवेंट क्वेश्चंस इन्होंने पूछे, और ये बड़े कॉमन कंसर्न्स हैं, ये सबके जो फॉरेन हमारे आते हैं ये वो हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड बीइंग सो सपोर्टिव। ओके जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।